जुलाई के तीसरे दिन देश में मॉनसून की रफ्तार पीक पर है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के प्रहार से कई इलाकों में हाहाकार मचा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति में सैलाबी अटैक हुआ है। बाढ़ के साथ चट्टानों के प्रहार से हाईवे पर मलबे का अंबार लग गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। रेस्क्यू टीमें ग्राउंड पर हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में 50 रास्ते इस वक्त लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गए हैं। तो वहीं गुजरात के 10 जिलों में बारिश हो रही है। वलसाड और नवसारी में हालात विकट हैं। वलसाड में सड़कों पर दरिया बह रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुंबई तक आसमानी आफत ने गदर मचा दिया है। मुंबई में बारिश के चलते कई हादसे हुए हैं। गटर में गिरने से एक की मौत हो गई। ठाणे में एक बच्ची को करंट लगने से जान चली गई। यूपी बिहार में भी तेज बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार से लोग बेहाल हैं। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइड का प्रहार हुआ है। आसमानी आफत की चपेट में आने से किन्नौर, लाहौल स्पीति में हालात बहुत ख़राब हैं। किन्नौर के चोलिंग में भारी बारिश और बाढ़ से गाड़ियों पर मलबा आकर गिर गया। नेशनल हाईवे नंबर 5 बंद करना पड़ा। सैलाब का प्रहार इतना तेज़ था कि रोड पर जा रही गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं। राहत की बात यह रही कि अचानक आई इस आपदा में किसी की जान नहीं गई और सभी लोग सुरक्षित हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहां भी सैलाबी अटैक से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीआरओ के जवान फंसे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद से राहत बचाव अभियान चला रहे हैं। लोगों को जेसीबी पर बैठाकर सड़क पार करवाई जा रही है। इस दौरान एक मरीज को भी जेसीबी की मदद से निकाला गया और अस्पताल तक पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें आप लाहौल स्पीति की देख रहे हैं। आप ये जो बरसाती नाले हैं और बरसाती झरने, इनका रौद्र रूप आप देखिए। पानी की रफ्तार इतनी तेज़ कि अपने साथ जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। अपने साथ मलबा, बड़े बड़े बोल्डर ये बहा कर ला रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते पर आकर के बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो रहा है और रास्ते कई जगहों पर इसी वजह से ब्लॉक हो गए हैं। देहरादून में भी लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला है। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क पर भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। मालदेवता सोंगबांध रोड काफी देर तक बाधित रहा, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीर आपके सामने है। देहरादून में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मालदेवता क्षेत्र है, जहां पहाड़ से आ रहा मलबा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। रोड ब्लॉक हो रही हैं, जाम की स्थिति है, जैसे तैसे लोग यहां से गुजर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश इस वक्त मुसीबत बनी हुई है, तो मैदानी इलाकों में भी कई जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र की। यहाँ भी भारी बारिश की वजह से मुंबई गोवा जो हाईवे है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर सड़क पर आ गए। ट्रैफिक ठप हो गया। स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से फिर मलबा हटाया गया और फिर से आवाजाही बहाल हुई। भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। तो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो हाईवे है उस पर मलबा आ गया है और इसकी वजह से ये हाईवे कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने रास्ता क्लियर किया, दोबारा रास्ता बहाल कर दिया गया है। इसके बाद आइए आपको गुजरात की तस्वीर भी दिखाते हैं। गुजरात के जामनगर में सैलाबी आफत से हालात खराब हो गए हैं। यहां से सैलाबी संकट के बीच तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव में 2 बच्चे फंस गए, सैलाब की चपेट में आ गए। गनीमत ये रही कि वक्त रहते दोनों बच्चों को बचा लिया गया। यहाँ पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। सड़क पर रिक्शा बहता हुआ काफी दूर से आया। लगातार बारिश के चलते यहाँ सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। कई जगहों पर पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गई हैं। लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। गुजरात के जामनगर से सड़क नदी में तब्दील हो गई है। पानी का जो प्रवाह है वो बहुत तेज है। इस बीच एक रिक्शा कैसे बेबस है और इस पानी के साथ बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं। ये सड़कें हैं जो अब नदी में तब्दील हो गई हैं, जहां पर से गुजरने। अभी इस बच्चे को देखिए आप, 2 बच्चे बहते हुए जा रहे हैं। ये शख्स जो है पहले एक बच्चे को रोकता है, फिर एक और बच्चा बहता हुआ आ रहा, उसको भी बचाता है और पीठ पर बैग लदा हुआ है। मुमकिन है कि स्कूल के बच्चे हों या कहीं से आ रहे हों, लेकिन इन दोनों बच्चों के लिए ये जो आदमी है
जिसने इन दोनों की जान बचाई, एक तरीके से देवदूत बनकर आया। और ये जामनगर की तस्वीर दिखा रही है कि कैसे पानी की रफ्तार कितनी तेज़ है और ये यहाँ पर फोर्स कितना ज़्यादा है पानी का कि वो अपने साथ एक भारी भरकम ई रिक्शा बहाए लिए जा रहा है। वहीं गुजरात के वलसाड में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ठप हो गया है। भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूबने से खराब हो गई हैं। तो ये गुजरात के वलसाड की सड़कें हैं, जहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और पानी की रफ्तार भी तेज है। ऐसे में गाड़ियों पर ब्रेक लग चुका है, रफ्तार धीमी हो गई है। जो दो पहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं, उनको बड़ी मुश्किल से सड़क पार करनी पड़ रही है। पानी के पहिए डूब गए हैं, लोग परेशान हैं, जैसे तैसे गुजर रहे हैं इस सड़क से। और प्राची, सवाल ये उठ रहा होता है कि जब हर बार बारिश होती तो हम ऐसी ही तस्वीर देखते हैं शहरों की, सड़कों की, पूरा इलाका पानी में डूबा है, लोग परेशान हैं। फिर ऐसे में सवाल यही उठ रहा होता है कि बारिश से पहले जो तैयारियों का दावा हो रहा होता है, उन तैयारियों का क्या है? ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है? वो सारी चीज़ें जिसके ज़रिए पानी की निकासी का इंतज़ाम होता है। वलसाड में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों के दुकानों में पानी भर गया है। आप समझिए कि जो ग्राउंड फ्लोर है, जहां पर जो सारा सामान घर का होता होगा, उस सामान का क्या होता होगा। और एक आम सा परिवार जिसके घर के ग्राउंड फ्लोर पर सारी चीज़ें रखी हैं, खाने पीने का सामान, घर के सारे और दूसरे हाउस होल्ड्स, वो सब कुछ पानी, बारिश का पानी, गंदा पानी सब कुछ बर्बाद कर देता है। और फिर किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजरती होगी अगले कुछ दिनों तक। गुजरात की नवसारी की तस्वीर भी आप देख लीजिए। यहाँ तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। पुलिया झरने की तरह बहने लगी है। भारी बारिश के चलते आवाजाही ठप हो गई है, लोग रास्ते में फंस गए हैं। तो वो छोटी सी पुलिया जिसमें थोड़ा सा पानी बहता था, तेज बारिश के बाद ये पुलिया कैसे एक झरने में तब्दील हो गई है और बड़ी तेज रफ्तार के साथ फोर्सफुली पानी सड़क पर आगे की तरफ बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में ही लोग फंस गए हैं, क्योंकि इस पानी से निकलना या इस पानी को पार करना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, कभी कभी जान पर भी बनाती है। चलिए अब आपको उज्जैन का हाल भी दिखाते हैं। उज्जैन में बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। नदी के किनारे जो घाट बने हैं, जो मंदिर हैं, सब पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के निचले इलाके हैं, उनको भी खाली करवाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि शिप्रा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उज्जैन मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घाट के किनारे जो तमाम मंदिर बने हैं, वो सब मंदिर पानी में डूबे हुए हैं, घाट पानी में डूबे हुए हैं और लगातार शिप्रा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसीलिए नदी के आसपास के जो किनारे के जो तमाम गांव हैं, जो बस्तियां हैं, उनको खाली करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है। वहीं पालघर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां तेज बारिश हो रही है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर डूब जोन बन गया है। फ्लाईओवर पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। पालघर इलाके में बीते 2 दिन से लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जलभराव की समस्या हो गई है। आप तस्वीर भी देख लीजिए, सड़क पर पानी भर गया है और सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है और फिर लंबा जाम देखने को मिलता है। ये इंजीनियरिंग का भी बेहतरीन नमूना है प्राची, कि जमीन से 10-15 फीट की ऊंचाई पर फ्लाईओवर है और वो एक झील नुमा शक्ल उसने ले ली है। उसका जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक है, पानी नीचे जा नहीं पा रहा है, गाड़ियां उसी में से गुजरने को मजबूर है। और ये उस फ्लाईओवर के लिए बहुत खतरनाक होता है पानी जब रुक जाता है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, फ्लाईओवर पर तकरीबन 1-8 फीट पानी भर गया है और इसके ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम जो रहा होगा, जाहिर उसमें मलबा फंसा होगा, पानी नीचे नहीं जा पा रहा है। अब आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीर दिखाते हैं। वहाँ भी भारी बारिश से बुरा हाल है। नदियों के किनारे जो मंदिर हैं, घाट हैं, सब पानी में डूबे हुए हैं। कमोबेश देश की तस्वीर कुल मिलाकर ऐसी ही है। मानसून देश भर में एक्टिव हो चुका है। मानसून ने दिल्ली एनसीआर में भी दस्तक दे दी है। अभी दिल्ली एनसीआर से ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है। दिल्ली एनसीआर से बेशक तस्वीरें सामने ना आई हों, लेकिन देश भर से ऐसी तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। हालांकि हाल एक सा ही है, जैसे ही मॉनसून दस्तक देता है वैसे ही प्रशासन की पोल खुलती है, सरकार की पोल खुलती है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। कुछ वक्त के बाद दिल्ली का मिंटो ब्रिज हम दिखाएंगे। उधर मुंबई में भी भारी बारिश के बीच साकीनाका इलाके में 60 साल के एक बुजुर्ग की मेन होल में गिरने से मौत हो गई। अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बीएमसी के 4 अधिकारी जो उस इलाके को देखते थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया।
जांच कमेटी गठित हुई है। 7 दिनों के अंदर जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ब्लैकलिस्ट करने की अभी तैयारी है। जिनकी जान गई है वो फोन पे बात करते करते उधर से गुजर रहे थे। पानी की वजह से अंदाजा नहीं हुआ कि नीचे मेन होल का ढक्कन खुला हुआ हो सकता है और वो उसी में गिर गए। और जब उनको तलाशा गया तो वो उस जगह से 200 मीटर आगे जाकर मिले। जिनकी जान गई उनका नाम असलम बताया जा रहा है। और साकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, एक शख्स की जान चली गई तब जाकर तो प्रशासन एक्टिव होता है। अब बीएमसी के जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है और जो ठेकेदार है उसे भी ब्लैकलिस्ट करने की अभी तैयारी हो रही है। ब्लैकलिस्ट किया नहीं गया है। सवाल यही है कि ऐसे हादसे रुकेंगे कब? बिल्कुल, देखिए यही सवाल मुंबई और मुंबई के लोग सालों से प्रशासन से पूछते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब आज तक न लोगों को मिला है और न ही मीडिया को। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, चाहे वो साकीनाका हो या चेंबूर की घटना हो, इस तरह की घटनाओं में प्रशासन ये कहता है कि हमने कार्रवाई की है। जब उनसे दोबारा पूछा जाता है उनका यही कहना होता है कि हमने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है जिनकी बहाली मात्र 6 महीने के बाद हो जाती है। अब अगर बात की जाए मुंबई के मानसून की, तो लगभग 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में राहत की बात मुंबई के लोगों के लिए यह है कि कम से कम बारिश रुक रुक कर हो रही है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन किसी भी तरीके से उस स्तर पर अभी तक नहीं पहुंचा है कि लोगों की मदद कर सके, मदद मुहैया करा सके। इस वक्त हम मुंबई के बहुचर्चित अंधेरी सबवे पर हैं। आप देखिए पुलिस जो है इस सबवे को अब खोलने की तैयारी में है और इसी तरीके की तस्वीर पूरे 4 महीने आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल साकेत, हर बार बारिश होती है ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लोगों की जान जाती है और खाना पूर्ति करने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर अगले साल मौसम आता है और ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर मुंबई में बारिश के बीच दहिसर पुलिस ने एक शख्स की जान बचाई। दहिसर ईस्ट के एक नाले में तेज बहाव में एक शख्स फंस गया था। पुलिस की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित निकाला। नाले के तेज बहाव में वो फंस गया था। उसका पैर लोहे की ग्रिल में अटक गया था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया। लेकिन हर कोई उतना खुशनसीब नहीं होता। जैसा कि इससे पिछली खबर हमने आपको दिखाई कि असलम जो मेन होल में गिरे और वो फिर उसी में फंस गए और 200 मीटर आगे पानी में बहते हुए चले गए। इसके अलावा अगली जो खबर है वो भी बड़ी परेशान करने वाली है। मुंब्रा में भारी बारिश के बीच 17 साल की एक लड़की आलिया, उसकी दर्दनाक मौत हो गई करंट लगने की वजह से। बारिश के पानी के बीच करंट जो है पानी में उतर गया था और बच्ची जैसे ही बिल्डिंग से निकली करंट वाले पानी में वो चली गई गलती से और उसी में झुलस गई। उसके बाद फौरन बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बारिश के बीच सड़क हादसे की एक और खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है। गुजरात के जूनागढ़ में पानी भरे गड्ढे की चपेट में आने से बाइक गिर गई। हादसे में बाइक जो ड्राइव कर रहे थे उनको गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो ये भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं, ये लापरवाही के गड्ढे हैं, जिसका खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। अब देखिए बाइक पर सवार 2 लोग हैं, पानी भरा हुआ था, सीधे गड्ढे में जाकर ये बाइक टकराती है और दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। इन्हें गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। मुश्किल यही होती है कि जब पानी भरा है तो अंदाजा नहीं लग सकता कि ये गड्ढा है तो कितना बड़ा है, यहां से बच के निकलना है, और अगर ये पानी और ज्यादा होता तो और पता नहीं चलता वहां पर स्थिति क्या है। बहरहाल वो उनका सिर जो है वो जमीन से जाकर के टकराई, ये तस्वीरें हमें दिखा रही हैं, और सिर में उनके चेहरे पे गंभीर चोटें इसमें आई हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीर दिखाते हैं। वहां भी गड्ढे में पानी भरा था और स्कूटी सवार 2 महिलाएं उस गड्ढे में आकर गिर गई। ये देखिए पूरी स्कूटी उस गड्ढे में समा गई। ये देवास मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश के चलते वहां पानी भरा हुआ था और जाहिर है स्कूटी ड्राइव करते वक्त जहां भी पानी होगा वो अंदाज़ा लगाना फिर सरफेस का मुश्किल हो जाता है। आदमी देख नहीं सकता कि कहां पर कितना गड्ढा है। ऐसे में जब भी आप बारिश के बीच घर से निकलें और सड़क पर सफ़र करें तो इस बात को लेकर के बहुत होशियार रहें। ऐसे किसी रास्ते से बचें जहां पर इस तरह के गड्ढे होने का आपको अंदाज़ा हो पहले से कि यहाँ गड्ढा हो सकता है, तो बिल्कुल वहाँ से ना गुजरें। इस तरह के हादसे के आप शिकार हो सकते हैं। बात नवी मुंबई की भी करेंगे। यहाँ बारिश के जलभराव के चलते हादसा हो गया। टर्न लेने के दौरान सायन पनवेल हाईवे पर ट्रक पलट गया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ट्रक टर्न ले रहा था, इसी दौरान ये डिसबैलेंस होता है और ये ट्रक पलट जाता है। अब इस हादसे में ट्रक ड्राइवर को कितनी चोटें आई हैं, ट्रक ड्राइवर की हालात क्या हैं,
इसका अपडेट अभी तक नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा बड़ा है। पूरा का पूरा ट्रक पलट गया। और अब बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। तेलंगाना के डीएसपी के घर छापेमारी में 200 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। 2 किलो सोने के गहने, 20 किलो चांदी और कई लग्जरी फ्लैट्स, विला और 50 एकड़ से ज्यादा जमीन के डॉक्यूमेंट्स मिले। एसीबी ने डीएसपी पर आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर के केस दर्ज किया था। उसी की जांच में ये सारी बातें सामने आई। एसीबी का कहना है कि डीएसपी संकी रेड्डी ने अपनी नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार और अन्य गैर कानूनी तरीकों से भारी संपत्ति जुटाई। इस मामले में एसीबी की टीमों ने एक साथ 16 जगहों पर छापेमारी की। इसमें डीएसपी का घर और उनके रिश्तेदारों, दोस्तों, कथित बेनामीदारों और सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियां जुटाई। अधिकारियों के मुताबिक अचल संपत्तियों की मार्केट वैल्यू 200 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। हालांकि उनकी रजिस्टर्ड कीमत इससे कहीं कम है। जांच टीम को तलाशी के दौरान घर से विदेशी शराब की 23 बोतलें भी मिली हैं। भ्रष्ट डीएसपी के ठिकानों पर लगातार रेड जारी है, जिसमें कई और बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं। डीएसपी के ठिकानों में छापेमारी के दौरान जो कुछ मिला वो अधिकारी के इनकम से तो नहीं खरीदा जा सकता। छापेमारी में क्या क्या मिला है, जरा वो भी एक बार फिर से आप जानिए। एसीबी को तलाशी के दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े कई सारे दस्तावेज मिले। इब्राहिम बाग में एक लग्जरी विला का डॉक्यूमेंट मिला जिसकी कीमत करोड़ों में है। 4 फ्लैट्स, 3 प्लॉट, 3000 वर्ग फुट की एक कॉमर्शियल जगह है। 50 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन के कागजात मिले। एक माइनिंग कंपनी में 75 लाख रुपए का निवेश भाई साहब ने कर रखा था। इसके साथ ही घर से 3,60,000 रुपए नकदी, एक कथित बेनामीदार मतलब किसी और के नाम पर जो घर खरीदा गया था, 40 लाख रुपए वो बरामद हुए और 19,91,000 रुपए के बैंक डिपॉजिट मिले। ये इसके अलावा जो और चीजें हैं उसमें सोने चांदी के गहने ग्राम में नहीं है, किलो के हिसाब से मिले हैं। 2 किलो सोना है, 20 किलो चांदी है। टी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, इतना कुछ मिला है कि हमारे लिए बता पाना मुश्किल हो रहा। 2 किलो सोना, 20 किलो चांदी, अभी ये रेड कब तक और जारी रह सकती है और ये जो लिस्ट है क्या अभी और लंबी होगी? ये देखिए, एसीबी के अधिकारियों की टीम जो इस रेड को अंजाम दे रही थी, उन्होंने भी जब ये कहा कि जब हमने उन कागजात को खंगाला तो हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि 20 ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का पता चला है जिसमें जैसे आपने जिक्र किया लग्जरीज विलास के अलावा प्लॉट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और एक कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में 75 लाख का इन्वेस्टमेंट। एक डीसीपी जो फिलहाल पुलिस कंप्यूटर सर्विस विभाग में कार्यरत हैं, उनके पास इतनी संपत्ति कैसे आ सकती है अगर एक वो सरकारी कर्मचारी हैं। इसी वजह से शक होने पर, टिप ऑफ मिलने पर लगातार उनके 16 ठिकानों पर अलग अलग रेड की गई और रेड अभी भी जारी है। जैसा आपने बताया कि इतनी संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि कर्नाटका में, यहां पर देवनहल्ली के पास भी उनका एक लग्जरी रिसोर्ट जहां पर बनाया जा रहा है, वहां पर भी उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है। ऐसी सूचना जो है एसीबी की जांच में सामने आई है। वाकई में ये चौंका जाने वाली खबर है और आपको ये याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तेलंगाना में अलग अलग भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के यहां पर रेड्स की जा रही है और अथाह संपत्ति का पता चल रहा है। बिल्कुल राघवन, और एक एक करके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होना भी जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राघवन। और अब बात यूपी टेट परीक्षा की। आज एग्जाम का दूसरा दिन है। लीक प्रूफ एग्जाम के लिए सख्त तैयारी की गई है। 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 4 जुलाई तक चलने वाले टेट एग्जाम के लिए 60 जिलों में 955 सेंटर बनाए गए हैं। पेपर लीक ना हो, नकल ना हो, इसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यूपी टेट एग्जाम में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। एग्जाम में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एग्जाम में नकल रोकने के लिए सारे उपाय किए गए हैं। छात्रों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा है, साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हर एक सेंटर पर निगरानी रखी जा रही है। सेंटर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के लिए साइबर टीमें तैनात हैं। हर अभ्यर्थी की
तलाशी सघन तौर पर ली जा रही है। एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस और दूसरे किसी भी गैजेट को ले जाने पर पाबंदी भी है। और आज दूसरा दिन यूपी टेट के एग्जाम का है। अब प्रशासन के अलर्ट रहने का नतीजा है कि यूपी टेट परीक्षा के पहले दिन 15 सॉल्वर पकड़े गए। परीक्षा के दौरान आयोग के एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की गई और इसी दौरान एआई कैमरे की मदद से पहली पाली में 7 और दूसरी पाली में 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, जिसके बाद इन्हें पुलिस को सौंपा गया, जहां पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है।